हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। तो आप लोगों ने देखा हम लोग क्लास कर रहे थे अभी किस चीज़ की, हिंदी साहित्य ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में क्लास देखें। आज हम अभी क्लास जो लेकर आए हुए हैं वो आपकी क्लास है पॉलिटी की। पॉलिटी मीन्स राज्य व्यवस्था की क्लास, जो कि आप लोग हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार फटाफट देख लेते हैं इसे ना। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जिसे इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक। ठीक। जो हमारा संविधान, हमारे देश की जो सर्वोच्च विधि, जो हम जानते हैं कि क्या था, हमने आप लोग से इस बात को बार बार जिक्र करते हैं कि क्या होता है, किसी के लिए गीता होती है, किसी के लिए कुरान होता है, किसी के लिए बाइबल होता है। लेकिन अगर हम लोग समझे तो एक देश के लिए सर्वोच्च क्या होता है, संविधान होता है। अगर संविधान की बात करें, वही संविधान जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हम बात करें कोई व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, और हम देश के सर्वोच्च मानते संविधान को, उसी तरह से किसी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च क्या होता है, अधिकार होता है। तो वही अधिकार के बारे में पढ़ना है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो कि भारतीय संविधान में लिखित रूप में हर व्यक्ति को प्रदान किया गया है। ठीक। तो आप लोगों को पता ही होगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक। क्या था, जब हमारा मूल संविधान बना, जब संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में कुल 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट थे। 7 फंडामेंटल राइट थे। ठीक, शॉर्टकट में गए। ठीक। तो 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन कब? मूल संविधान में। कब? मूल संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है? उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का जिक्र किए गए हैं। लेकिन जब क्या होता है, हमारे संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या होता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया जाता है, जो संपत्ति का मूल अधिकार होता है, जो हमारे मूल अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार भी क्या था, फंडामेंटल राइट था, उसे संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर क्या करते हैं हम लोग, संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या करते हैं हम इसे अनुच्छेद 301 के तहत, आर्टिकल 301 के तहत हम इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ठीक, कानूनी अधिकार, कानूनी राइट्स बना दिया जाता है। अब हमारे पास कितने बचते हैं? 6 मूल अधिकार बचते हैं। ठीक, 6 मूल अधिकार, वे मूल अधिकार हैं, जैसे पहला मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार। ठीक, जिसका जिक्र आर्टिकल्स 12 से 35 तक यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट का जिक्र है। ठीक, समानता का अधिकार क्या किया गया? 14 से 18 तक। ठीक, कितने से? समानता का अधिकार 14 से 18 तक जिक्र है। लेकिन वही दूसरा हमारा राइट से क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। ठीक। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो कौन सा अधिकार है? आर्टिकल्स 23 और 24। ठीक। ठीक, यहां तक। अब आता है शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ये जो हमारा
आर्टिकल्स जो कि 25 से 28 तक जिक्र किया गया है, ठीक, 25 से 28 तक इसका जिक्र किया गया है। अब अगला स्वतंत्रता आती है जो हमारी राइट्स है, वो सब कहते हैं कौन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक। इसका जिक्र किया गया है 29 और 30, ठीक, आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक। लेकिन लास्ट जो कि हमारा राइट्स है, जो कि हम उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार कहने का इसका जिक्र है अनुच्छेद 32 में, ठीक। ये हुए हमारे 6 मूल अधिकार। पहले कितने थे? 7, जो मूल संविधान में जिक्र करते हैं उसमें 7 मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर आर्टिकल 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। जैसे कि हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, मतलब कि हम इससे अनुच्छेद 32 इसलिए लिखा गया कि क्या होता है, सभी अधिकारों का संरक्षण करता। जैसे कि कहा जाता है कि मूल अधिकार के संरक्षणकर्ता के रूप में हम लोग किसे रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रखा जाता है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। क्या करता है कि अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, हम सीधे क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, ठीक है, बात समझ में आया। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मतलब सुप्रीम कोर्ट कहा जाए या उच्चतम न्यायालय कहा जाए। कितने व्यक्ति को ये भी नहीं पता रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही न्यायालय होते हैं, ठीक। वही बात किया जा रहा है, अनुच्छेद 32 के तहत क्या हो सकता है, हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है तो वहीं हम अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, जो कि हर स्टेट के सबसे उच्चतम उच्च न्यायालय होता है, सबसे हाई कोर्ट होता है, ठीक। हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। ये हुआ हमारा मौलिक अधिकार। हम आगे जिक्र करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आता है 14 से 18 के रूप में ना, तो समानता का अधिकार के रूप में हम लोग आर्टिकल 14 देख चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 15, ठीक। इसे लिख लीजिए, आगे हम चलते हैं। जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन हो, उसे तुरंत पूछ लिया कीजिएगा, मैसेज कर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। इसे उठाए। अब देखिए, हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ चुके थे, क्या है, समानता का अधिकार, ठीक। आज हम लोग पढ़ना है ना, ठीक है। आज हम लोग को समानता का अधिकार 14 से 18 तक जिक्र किया गया है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के रूप में देखेंगे, अनुच्छेद 15, ठीक, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये जो है इसके तहत नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके तहत नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए हैं। क्या है पहला अधिकार, किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे किसी भी राज्य के किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति और नागरिक, व्यक्ति अलग हो जाता है, व्यक्ति का उपयोग करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिकार क्या हो सकता है, विदेशी नागरिक को भी दे रहे हैं, उसके लिए व्यक्ति नहीं, हम यहाँ पर नागरिक शब्द का उपयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक। ठीक है, राज्य किसी भी राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध
धर्म धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, बात समझ में? एक बार ध्यान कीजिए, जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 सिर्फ क्या है, इन नागरिकों को ही प्राप्त है। हमने क्या कहा, नागरिक विरुद्ध क्या होगा, केवल धर्म जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति ने किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, क्या किया हमने, पॉइंट अनुच्छेद 15 का पहला। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, ये कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक को, क्या, राज्य किसी नागरिक को दुकानों सार्वजनिक स्थानों या मनोरंजन घरों या हम लोग करें राज्य के संचित निधि द्वारा बनाई गई, मतलब राज्य द्वारा बनाए गए कोई भी सार्वजनिक प्रदेशों से उपयोग करने से किसी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान धर्म जाति या लिंग के आधार पर उपयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, हम इसे लिखित, ठीक है, तो लिख लीजिए, राज्य दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के प्रवेश या राज्य के निधि से निर्मित हुए तालाबों सड़कों स्नानागारों स्थानों के उपयोग से नागरिकों को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, देखिए, लिख लीजिए, राज्य किसी भी नागरिक को होटलों मनोरंजनों या भोजनालय, मतलब कि यहाँ पर सार्वजनिक लिख दीजिए। ठीक है, सार्वजनिक, ठीक, सार्वजनिक, छोटे छोटे शब्द बहुत मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, सार्वजनिक होटलों मनोरंजन, ठीक, स्नानागारों, चाहे हम तालाब लिख सकते हैं, तालाबों इत्यादि के उपयोग से या राज्य द्वारा क्या लिखा गया, राज्य निधि से निर्मित किए गए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक, नहीं किया जाएगा। ठीक, हो गया, यहाँ तो हो गया। मतलब कि क्या कर रहा है, किसी भी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, और इस सार्वजनिक जितने भी स्थान है उसके आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, किसी में नहीं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये कहा गया है, राज्य क्या कर सकता है, स्त्री और बालक ना, राज्य स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, राज्य स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक,
यहाँ तक मतलब कि क्या किया जाता है, जैसे कि पता होगा कि आप सभी को कि दिल्ली सरकार ने क्या किया हुआ है कि दिल्ली में वहां पर महिलाओं के लिए बस से घूमने के लिए चाहे फ्री किया हुआ है। तो क्या हुआ महिलाओं के लिए, तो क्या कर सकते हैं राज्य जो है क्या कर सकता है, राज्य नहीं यूनियन टोटली जितने भी अधिकार हैं राज्य स्त्री और बालकों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान कर सकता है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो कि स्त्री हो चाहे बालकों हो उनके लिए विशेष प्रावधान के लिए देखे जा सकते हैं, चाहे शिक्षा के रूप में देखें चाहे हम लोग महिला सशक्तिकरण के रूप में देखें। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान है। अधिकतर महिला सशक्तिकरण जो है महिला से जुड़े हुए ही प्रावधान है। ठीक, अगला पॉइंट है इसे लिख लीजिए पहले। अगला पॉइंट कहता है राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों को चाहे हम लोग कह सकते हैं पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के नागरिकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं या जो नागरिक हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति है उन्हें विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, और साथ ही ये भी कहा गया है कि इसे कब शामिल किया गया था, इसे प्रथम संविधान संशोधन इसे शामिल किया था प्रथम संविधान संशोधन। इस प्रावधान को चंपकम श्रीमती चंपकम राजन बनाम मद्रास राज्यवाद के बाद, ठीक है, श्रीमती चंपकम दुराईराजन मद्रास राज्यवाद में न्यायालय के निर्णय के बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 में शामिल किया गया। मद्रास राज्यवाद के न्यायालय के निर्णय के बाद प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से 51 में शामिल किया गया। ठीक, शामिल किया गया यहाँ तो हुआ। ठीक है, ये 4 पॉइंट हुआ और दो पॉइंट रह चुके हैं, बस 2 मिनट रुकिए। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, राज्य किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों या राज्य निधि द्वारा बनाए गए स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाए किसी भी नागरिक को। ठीक, क्या कर सकते, तीसरा पॉइंट कहा गया है राज्य क्या कर सकते, स्त्री और बालों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। और साथ ही राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, चाहे अनुसूचित जाति या जनजातियां हैं,
उनके लिए राज्य द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रावधान को क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में शामिल किया गया था। ठीक, ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट लिखते हैं, इसे पढ़ लिख लीजिए। इसे मिटाते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 5, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। यह प्रावधान निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होते हैं। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता। ठीक, क्या होता है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। यह प्रावधान निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है, लेकिन यह अनुच्छेद 30 के तहत, जिसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 30 के तहत यह अधिकार जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होते। ठीक, इसे क्या किया गया था, इसे टी.एन. फाउंडेशन बाद इसे कब शामिल किया गया, हमारे 2006 ईस्वी में ना, इसे 93वें संविधान संशोधन 2006 में शामिल किया गया। ठीक, 6 में शामिल किया गया। ठीक, शामिल किया गया। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट, जो कि देखेंगे हम लोग।
अब देखिए क्या कर रहा है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कर रहा है कि जो कि वही पॉइंट है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पूछा जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य द्वारा, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, कोई विशेष प्रावधान कर सकता है, ये प्रावधान है जो, ये जो नियम है जो, तो ये क्या होते हैं, निजी और सरकारी और निजी, सरकारी प्लस निजी, ठीक, दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं, दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं, ठीक, दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नहीं। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नहीं, शिक्षण संस्थानों पर नहीं, ठीक, यहां तक समझ में आया। ये हुआ हमारा, जैसे कि हमने क्या कहा, यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक, हमने 15 का +5 क्या कर रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, लेकिन वहीं 6 में देखते हैं हम लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए क्या किया जाता है, राज्य द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये जो शिक्षण संस्थानों में, चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो या सरकारी शिक्षण संस्थान हो, उसमें कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसे 103 संविधान संशोधन 2019 में शामिल किया गया, ठीक है, कब किया गया, 2019 में 103 संविधान संशोधन, इसे कब 103वें संविधान संशोधन 2019 में शामिल किया गया, ठीक, ये होता है हमारा, ठीक। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब अगले क्लास में देखेंगे आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग एक जब क्या होता है कि हमने कैसे, जैसे कि हमने जिक्र किया हुआ था कि मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया, कैसे हटाया गया, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या जाने कौन से अनुच्छेद का क्या काम है, किस लिए शामिल किया गया, हम किसके तहत क्या कर सकते हैं, ठीक, अब कब शामिल किया गया था ना, कैसे उसका विकास क्रम हुआ। अगर हम बात करें तो हम लोग जानेंगे कि संविधान कैसा है, कैसा था और कैसा हो रहा है, ठीक, कैसे कैसे होता चला गया है, ठीक, कैसे विकास हुआ है। तो इन सब चीजों को बारे में देख लेते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा, जैसे कि 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता चाहे हम लोग देखें, जो कि हमारे जो हम लोग देखे थे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का, समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम इन सभी शब्दों के बारे में जिक्र करेंगे, जैसे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इन सब चीजों के बारे में क्या होता है, कैसे विकास क्रम हुआ, धर्म निरपेक्ष विचारधारा कहाँ से आई। जैसे हम लोग फ्रांस में देखते हैं, फ्रांस में जो धर्म निरपेक्ष है हम इसे लैसिटे कहते हैं, तो क्या चीज है, ठीक, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को।